हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है। आज की हमारी कविता का नाम है घर की याद, जिसके कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी। बच्चों, कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी ने सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिस कारण उन्हें 3 वर्ष के लिए जेल की यातना सहन करनी पड़ी। कवि ने यह कविता अपनी उसी जेल यात्रा के दौरान लिखी। अपने जेल प्रवास के दौरान सावन के महीने में एक रात रिमझिम बारिश को देखकर कवि को अपने घर, अपने माता पिता व अपने परिजनों की बहुत याद आती है, जिससे कवि का मन दुखी हो जाता है। लेकिन कवि सावन को अपना संदेश वाहक बनाकर अपने माता पिता को अपने सकुशल व मस्त होने का झूठा संदेश भेजने की कोशिश करते हैं, ताकि उनके माता पिता अपने प्रिय बेटे को याद कर दुखी ना हो। कवि नहीं चाहते हैं कि उनके माता पिता उनके अकेलेपन व उनके मन की पीड़ा के बारे में जाने। चलिए अब बढ़ते हैं कविता के भावार्थ की तरफ। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है। बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। उपरोक्त पंक्तियों में कवि अपने घर से दूर जेल के एक काल कोठरी में बंद हैं। सावन के महीने में खूब बारिश हो रही है, जिसे देखकर कवि को अपने घर, परिजनों व उनके साथ बिताए हुए सुखद क्षणों की याद आ रही है। कवि कहते हैं कि आज बरसात हो रही है और बहुत अधिक पानी गिर रहा है, अर्थात बहुत अधिक बरसात हो रही है और यह बारिश रात भर से हो रही है। और ऐसे मौसम में मेरा मन व प्राण दोनों ही अपने घर की यादों से घिर गए हैं। बारिश के इस पानी को देखकर कवि को अपने परिजनों की याद हो आती है और वे कहते हैं कि मुझे अपने आंखों के सामने अपना वह घर दिखाई दे रहा है जो खुशियों का भंडार था, जहां सभी लोग प्रेम पूर्वक रहते थे। लेकिन आज मैं अपने उसी घर से दूर हूं। अर्थात कवि के घर में खुशियों भरा माहौल था, जहां सभी लोग मिलजुल कर हंसी खुशी रहते थे। कैद में होने के कारण कवि इस समय अपने घर से दूर हैं, मगर घर की सुखद स्मृतियां कवि को बेचैन कर रही हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली पंक्तियों की तरफ। घर के घर में 4 भाई, मायके में बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। घर के घर में सब जुड़े हैं, सबकी इतने कब जुड़े हैं। 4 भाई 4 बहन, भुजा भाई प्यार बहन। उपरोक्त पंक्तियों में कवि अपने भाई बहनों और उनके आपसी प्रेम संबंधों के बारे में बात कर रहे हैं। कवि कहते हैं कि उनके घर में 4 भाई और 4 बहनें हैं और सभी भाई बहनों के बीच अथाह प्रेम संबंध हैं। बहनें शादीशुदा हैं और आज वे अपने पिता के घर अर्थात अपने मायके आई होंगी। कवि यहाँ पर अंदाजा लगा रहे हैं कि उनकी बहन आज मायके आई होंगी। इसका कारण यह हो सकता है कि सावन के महीने में रक्षाबंधन का त्योहार आता है और इस दिन विवाहित बहनें अपने भाई को राखी बांधने अपने मायके आती हैं। इसीलिए कवि को लगता है कि उनकी बहन आज मायके आई होगी। लेकिन मायके आकर जब उन्हें कवि के बारे में पता चला होगा तो उन्हें अत्यधिक दुख पहुंचा होगा। कवि कहते हैं कि मेरे जेल में होने की वजह से घर के सभी लोग दुखी होंगे और मेरा खुशियों से भरा हुआ घर अब परिताप का घर यानी कष्टों का घर बन गया होगा। कवि आगे कहते हैं कि संकट की इस घड़ी में सब एक दूसरे का सहारा बने होंगे। ऐसा प्रेम व भाईचारा बहुत ही कम देखने को मिलता है। मेरे 4 भाई और 4 बहनें हैं। मेरे चारों भाई भुजाओं के समान एक दूसरे का सहयोग करने वाले हैं, जबकि मेरी बहनें प्रेम का प्रतीक हैं, यानी वे हम पर अपना अथाह प्रेम व स्नेह लुटाती रहती हैं। अर्थात जिस प्रकार इंसान की भुजाएं उसे हर काम करने में सहयोग करती हैं, ठीक उसी प्रकार उनके भाई भी उनको सुख दुख में सहयोग करते हैं। और माँ बिन पड़ी मेरी, दुख में वह गड़ी मेरी। माँ की जिसकी गोद में सिर, रख लिया तो दुख नहीं फिर। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। उपरोक्त पंक्तियों में कवि अपनी माँ के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि मेरी माँ अनपढ़ है और मेरे जेल में होने की वजह से वह इस वक्त बहुत ही अधिक दुखी होंगी। फिर कवि को अपनी माँ की ममता भी याद आने लगती है। कवि कहते हैं कि अगर मैं अपनी माँ की गोद में सिर भी रख लूं
तो भी मेरी सारी परेशानियां स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं और मेरी माँ की स्नेह की धारा अर्थात उनकी ममता व प्रेम मुझे इस जेल की काल कोठरी में भी महसूस हो रहा है। कभी कहते हैं कि मेरी माँ को लिखना नहीं आता है, इसीलिए उन्होंने मुझे कोई पत्र नहीं भेजा है। हमारी अगली पंक्तियां हैं, पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाए, मौत के आगे ना हिचके, शेर के आगे ना बिचके, बोल में बादल गरजता, काम में झंझा लरसता। उपरोक्त पंक्तियों में कवि अपने पिता की शारीरिक विशेषताओं के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि भले ही उनके पिता की उम्र हो गई हो, मगर अभी भी उनके पिता पर बुढ़ापे का कोई असर नहीं दिखाई देता है। अभी भी वे किसी नौजवान की तरह दौड़ सकते हैं, खिलखिलाकर हंस सकते हैं। उन्हें मौत से भी भय नहीं लगता है और अगर उनके सामने शेर भी आ जाए तो वे उसके सामने बिना डरे खड़े रह सकते हैं। यानी वे बहुत ही निर्भीक व साहसी किस्म के व्यक्ति हैं। उनकी वाणी में बादलों की सी गर्जना है और वे इस उम्र में भी इतनी तेजी से काम करते हैं कि आंधी और तूफान भी उनको देखकर शर्मा जाए। यानी वे बहुत ही फुर्तीले व्यक्ति हैं। आज गीता पाठ करके, दंड 260 करके, खूब मुदगर हिला लेकर, मूठ उनकी मिला लेकर, जबकि नीचे आए होंगे, नैन जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है। उपरोक्त पंक्तियों में कभी अपने पिता की दिनचर्या के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि हर रोज की तरह आज भी उन्होंने गीता पाठ किया होगा और 260 दंड भी लगाए होंगे। फिर मुदगरों को पकड़कर खूब हिला हिलाकर व्यायाम भी किया होगा और अंत में मुदगरों की मूठों यानी उनके हत्थों को मिलाकर एक जगह रखकर जब वे घर के ऊपरी हिस्से से नीचे आए होंगे तो घर में अपने लाडले पुत्र को न पाकर दुख से उनकी आंखों में आंसू भर आए होंगे। यानी उनके पिता ने अपनी रोज की दिनचर्या, व्यायाम, पूजा पाठ आदि निपटाने के बाद जब घर में अन्य बच्चों के साथ कवि को नहीं देखा होगा तो वे भाव विभोर होकर रोने लगे होंगे। कवि आगे कहते हैं कि अभी भी बारिश हो रही है और बरसते हुए पानी को देखकर मुझे अपने घर की याद आ रही है। 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें, खेलते या खड़े होंगे, नजर उनकी पड़े होंगे। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर पांचवें का नाम लेकर। उपरोक्त पंक्तियों में कवि अपने पिता के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि उनके 4 भाई और 4 बहनें जो अभी घर पर होंगे और शायद इस वक्त वे या तो खेल रहे होंगे या यूं ही खड़े होंगे। कवि आगे कहते हैं कि हालांकि मेरे पिताजी अभी भी पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, बुढ़ापे का उन पर कोई असर नहीं दिखाई देता है, मगर जब खेलते हुए मेरे भाई बहनों पर उनकी नजर पड़ी होगी तो वे अपने 5वें बेटे यानी कवि को उनके बीच न पाकर दुखी हुए होंगे और उसका नाम लेकर रो पड़े होंगे। 5वां हूं मैं अभागा, जिसे सोने पर सुहागा पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बधा बैठा हूँ अभागा। उपरोक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मैं अपने माता पिता का 5वां पुत्र हूँ। वैसे तो मेरे पिताजी अपने सभी बेटों से बहुत अधिक प्रेम करते हैं, लेकिन मुझे अन्य बेटों की तुलना में श्रेष्ठ मानते हैं, इसीलिए वे मुझे ज्यादा प्रेम करते हैं। अर्थात अगर वे अपने 4 बेटों को सोने के समान मानते हैं तो मुझे उन पर सुहागा यानी उन सबसे बेहतर मानते हैं। कवि कहते हैं कि आज मैं उनसे दूर इस जेल में कैद हूँ, इसीलिए आज उनके माता पिता को अपने स्वर्ण बेटे यानी 4 अन्य बेटे भी अच्छे नहीं लग रहे होंगे, क्योंकि उनका सबसे प्यारा बेटा यानी कवि आज उनकी आंखों के सामने नहीं है। कवि यहाँ पर अपने आप को भाग्यहीन भी बता रहे हैं, क्योंकि वे जेल में हैं, जिस कारण उनके माता पिता को कष्ट पहुंच रहा है। और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, आंखों में किसले पानी, वहाँ अच्छा है भवानी, वह तुम्हारा मन समझकर और अपना समझकर गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। उपरोक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं कि माँ अपने मन के दुख को छुपा कर पिताजी को समझाते हुए कह रही होंगी कि आप दुखी क्यों होते हैं और क्यों आंसू बहा रहे हैं, हमारा बेटा भवानी वहाँ अच्छे से होगा यानी सकुशल होगा। माँ पिता को समझा
समझाते हुए आगे कहती होंगी कि भवानी आपके मन की बात को समझकर और आपके बताए मार्ग पर ही चल रहा है। वह देश सेवा करते हुए जेल गया है। यह तुम्हारी ही परंपरा है जिसका उसने पालन किया है, इसीलिए उसने जो भी किया है वह ठीक किया है। यानी देशभक्ति का रास्ता पिता ने ही अपने पुत्र को दिखाया और बेटा आज उसी राह पर चल पड़ा है। आज देश ही थी उसके लिए सर्वोपरि है। माता को अपने पुत्र की देशभक्ति पर नाज है। पाँव जो पीछे हटाता कोख को मेरी ले जाता, इस तरह हो न कच्चे रो पड़ेंगे और बच्चे। पिता ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर में खोता कहाँ हूँ। उपरोक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं कि माँ पिताजी को समझाते हुए कह रही होंगी कि उनके बेटे ने देश हित को सर्वोपरि मानकर अपने कर्तव्य का पालन किया है। अगर वह ऐसा नहीं करता और देश सेवा से पीछे हट जाता तो आज मेरी कोख लज्जित होती, मुझे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता। लेकिन वह अपने देश की आजादी के खातिर जेल गया है, जिस पर मुझे गर्व है। कभी आगे कहते हैं कि माँ पिताजी को समझाते हुए कह रही होंगी कि आप अपने मन को इतना कच्चा मत करो, अपने मन व भावनाओं पर काबू रखो, अपने आप को मजबूत करो, नहीं तो घर के अन्य बच्चे भी आपको रोता देखकर रो पड़ेंगे। और फिर पिताजी ने अपने आप को संभालते हुए कहा होगा कि अरे नहीं, मैं कहाँ रोता हूँ, मैं कहाँ अपना धैर्य खोता हूँ। यानी ना तो मैं रो रहा हूँ और ना ही मैं परेशान हूँ। अगली पंक्तियां हैं, हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवे को वे न तरसे। मैं मजे में हूँ सही है, घर पर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस में सब बिरस है। उपरोक्त पंक्तियों में कवि सावन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे सुंदर आकर्षक व सबको खुशियां प्रदान करने वाले सावन, तुम्हें जितना बरसना है तुम बरस लो, लेकिन मेरे पिता की आंखों को मत बरसने देना। और इस बात का भी ध्यान रखना कि वे अपने पांचवें पुत्र को याद कर दुखी ना हो। कभी सावन से कहते हैं कि तुम जाकर यह संदेश मेरे पिता को देना कि मैं यहाँ बहुत मजे में हूँ और खुश हूँ, बस इतना ही है कि मैं इस वक्त घर पर नहीं हूँ। लेकिन इसके बाद कभी स्वयं को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मैंने उन्हें कह तो दिया कि मैं घर पर नहीं हूँ, बस यही एक दुख है, परंतु अपने माता पिता व घर से दूर होकर जीना कितना कठिन है यह केवल मैं ही जानता हूँ। अपनों से दूर होने के दुख ने मेरे जीवन के सारे सुखों को छीनकर उसे नीरस बना दिया है। किंतु उनसे यह न कहना उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ, काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना। उपरोक्त पंक्तियों में कवि अपनी भावनाओं पर संयम रखते हुए कहते हैं कि हे सावन, तुम उनसे जाकर यह सब मत कहना कि मैं दुखी हूँ, अकेला हूँ। तुम उन्हें धैर्य बधाते रहना और कहना कि मैं यहाँ लिखता हूँ, पढ़ता हूँ, खूब काम करता हूँ और देश सेवा करके अपना नाम भी रोशन कर रहा हूँ। कभी आगे कहते हैं कि मेरे माता पिता से जाकर कहना कि जेल के सभी लोग मुझे चाहते हैं, मुझे यहाँ पर किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है, इसीलिए वे दुखी ना हों। और कहना मस्त हूँ मैं, काटने में व्यस्त हूँ मैं, वजन 70 सेर है मेरा और भोजन ढेर है मेरा, कूदता हूँ खेलता हूँ दुख डट कर ठेलता हूँ। और कहना मस्त हूँ मैं, यूं न कहना अस्त हूँ मैं। उपरोक्त पंक्ति में कवि कहते हैं कि सावन तुम मेरे माता पिता से जाकर कहना कि मैं यहाँ पर मस्त हूँ और सूत काटने में काफी व्यस्त हूँ। मैं यहाँ पर खूब खाता पीता हूँ, इसलिए मेरा वजन 70 सेर यानी 63 किलो हो गया है। कभी आगे कहते हैं कि मैं यहाँ पर खूब खेलता कूदता हूँ, हर विपरीत परिस्थिति का सामना आराम से करता हूँ और मस्त रहता हूँ, यानी मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। कभी सावन से कहते हैं कि तुम मेरे माता पिता को यह बिल्कुल भी नहीं बताना कि मैं यहाँ पर दुखी हूँ, निराश हूँ, उदास हूँ, नहीं तो वे लोग भी दुखी हो जाएंगे। हाय रे ऐसा न कहना है कि जो वैसा न कहना, कह न देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ, कह न देना मौन हूँ मैं, खुद न समझूं कौन हूं मैं, देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना। उपरोक्त पंक्तियों में कभी सावन से कहते हैं कि मेरी मन स्थिति और मेरे दुखों के बारे में तुम मेरे माता पिता को गलती से भी मत बताना।
तुम उनको यह मत बताना कि मैं रात भर जागता हूँ, यानी मैं सो नहीं पाता हूँ, आदमियों को देखकर घबरा जाता हूँ, मैं मौन रहने लगा हूँ, यानी अब मुझे किसी से भी बात करना अच्छा नहीं लगता है और मुझे खुद नहीं पता कि मैं कौन हूँ। हे मेरे सजीले सावन, तुम मेरे पिताजी के आगे ऐसा कुछ भी उल्टा सीधा मत बोल देना जिससे उनको यह शक हो जाए कि उनका बेटा किसी दुख या तकलीफ में है। और हमारी अंतिम पंक्तियां हैं, हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवें को वे न तरसे। अंत में कवि सावन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे सुंदर, आकर्षक व खुशियां प्रदान करने वाले सावन, तुम्हें जितना बरसना है तुम बरस लो, लेकिन अपने पांचवें पुत्र को याद कर मेरे माता पिता की आंखों को बिल्कुल मत बरसने देना। तो बच्चों, ये था घर की याद कविता का भावार्थ। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी कविता के भावार्थ और काव्य सौंदर्य को विस्तार पूर्वक देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट keepinspiringme.in में विजिट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया, इंफॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की इंफॉर्मेशन के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।